Hello students, I'm your teacher for today lecture. So today we'll discuss the multiple choice questions of the body fluid and circulation. So the first question on your screen is organism which circulate the water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange the substances are. इसमें उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बताना है जिनका बॉडी में पानी सर्कुलेट होता है जिसके थ्रू बॉडी में एक्सचेंज भी हो जाएगा गैसेस का या बाकी चीज़ों का. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है पॉरीफेरा, सेकंड ऑप्शन है स्पॉन्ज, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज. तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप स्पॉन्ज की बात करो बेटा तो स्पॉन्ज जो है वो हमारे पास है पोर बेयरिंग एनिमल जो कि इन्वर्टिब्रेटा का सबसे पहला फाइलम है. तो अगर आप इनकी बॉडी को देखो तो इनकी बॉडी जो है वो पोरस बॉडी है बिकॉज बेटा बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स आपको नजर आते हैं विच आर कॉल्ड ऑस्टिया. सो द होल बॉडी इज पोरस बॉडी जिसके थ्रू वाटर जो है वो एंटर करेगा देन सर्कुलेट करेगा एंड इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक गैसेस इन द फूड एंड दैट इज वाई पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्ज. तो फर्स्ट ऑप्शन पॉरीफेरा, सेकेंड ऑप्शन स्पॉन्ज, वन ऑफ द सेम थिंग. थर्ड ऑप्शन में आपके पास है बोथ ए एंड बी, तो थर्ड इज सेट टू बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिकली द थर्ड ऑप्शन जिसमें आपके पास आते हैं पॉरीफेरा एंड स्पॉन्ज बोथ विच हैविंग द पोरस बॉडी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है सेकेंड कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड constituting nearly A% of the blood, B% of the plasma is water and the protein constitutes C% of it. So choose a correct option for the blanks A and B. आपने ए और बी और सी के लिए करेक्ट यहाँ पर बताना है ऑप्शन. तो सबसे पहले अगर हम बेटा ब्लड का कंपोजिशन यहाँ पे ध्यान से चेक करें तो देखो ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 55% जो है वो आपके पास होता है प्लाज्मा, ठीक है, और रिमेनिंग जो 45% है वो हमारे पास होते हैं ब्लड सेल. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड इज हैविंग 55% प्लाज्मा एंड 45% इज द ब्लड सेल. सो लुक एट द ऑप्शन विच आर गिवन बिलो. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो उसमें ए आपको 55% दिया है यानी कि ब्लड में प्लाज्मा का अमाउंट है 55% जो करेक्ट है. बी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ए 45 है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता लग गया कि ऑप्शन आपके पास गलत है क्योंकि ए 45 इज द रॉन्ग आंसर. सी में ए 35% है, अगेन इट इज़ अ रॉन्ग आंसर. डी में ए 45% है, अगेन बेटा ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअल में प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पोर्शन है. तो ए यहाँ पर है 55% और अगर प्लाज्मा में भी फर्दर हम उसका कंपोजिशन चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 से लेके 92% तक जो है वो वाटर होगा और बेटा 6 to 8% जो है उसमें आपके पास आ जाते हैं प्रोटीन, एक आपके पास आ जाते हैं सॉल्ट एंड मिनरल्स. तो लुक एट द ऑप्शन ए, बी इज इक्वल टू 90 to 92% and C में दिया है 6 to 8%. So the correct option for the question number 2 is the A option. A आपके पास यहाँ पर correct है. देन ह्यूमन के केस में जो आरबीसीज हैं वो कहाँ पर बनते हैं, ह्यूमन के केस में आरबीसी कहाँ बनते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है रेड बोन मैरो, सेकंड ऑप्शन है हार्ट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास लंग्स एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है येलो बोन मैरो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हार्ट जो है वहाँ पर ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, लंग्स में भी नहीं होगा, तो बी और सी ऑप्शन आपका निकल गया. अब आपके पास बचा ए और डी ऑप्शन. अब आप ए और डी को अगर आपस में कंपेयर करो तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन डेफिनेटली होता तो बोन मैरो में है और बोन मैरो में जब ये प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस को बेटा हीमोपोइसिस बोला जाता है. क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? हीमोपोइसिस. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन. क्लियर. लेकिन बोन मैरो में डी ऑप्शन येलो बोन मैरो है, ए ऑप्शन आपके पास रेड बोन मैरो है. येलो बोन मैरो में जो मेन काम होगा वो फैट का स्टोरेज होगा, ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो क्योंकि वहां पर फैट का स्टोरेज होगा इसी वजह से बेटा जो ये मैरो है इट अपीयर येलो इन कलर. सो डी इज नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. बच्चा आपके पास रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो अपीयर रेड इन कलर बिकॉज यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का. तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. ए इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर होती है ब्लड सेल फॉर्मेशन इन द रेड बोन मैरो.
क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का आपने बताना है। बनते तो देखो बोन मैरो में है, अगर आप एवरेज लाइफ स्पैन की बात करो तो एवरेज लाइफ स्पैन इनका आपके पास आता है 120 डेज का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 90 डेज, 100 डेज, 140 डेज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज द 120 डेज। तो द राइट ऑप्शन इज द सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 कि जो आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का है, जिसके बाद वो खत्म हो जाते हैं इन द स्प्लीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आपने बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले लिखा है आरबीसी आर द लीस्ट अबंडेंट सेल। पहली बात तो आरबीसी लीस्ट अबंडेंट नहीं होते हैं, आरबीसी आपके ब्लड सेल में मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स माने जाते हैं। Clear. They have a red colored copper containing pigment. Again it is a wrong option because beta copper containing नहीं है, it is an iron containing pigment which is known as the hemoglobin. C ऑप्शन है आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। ज़्यादातर मैमल्स में जो क्लास मेमेलिया में ऑर्गेनिज्म है उनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी पे अगर आप जाओ तो लिखा है दे आर बाय कॉन्वेक्स इन शेप। बाय कॉन्वेक्स नहीं होता है, शेप इनका बाय कॉन्केव होता है। बाय कॉन्केव का बेनिफिट ये रहेगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज द सी ऑप्शन, जिसमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ज़्यादातर मैमल्स में, तो इनको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज ए ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी bml ऑफ ब्लड एंड दीज मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सी गैसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ए बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ए बी सी पे ध्यान दो बेटा तो सबसे पहली बात है एक हेल्दी इंडिविजुअल में जिसको कोई डिजीज नहीं है, हेल्दी है, तो उसके केस में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है। 12 to 16, ठीक है, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, देन सी में लिखा है कि जो ये मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन ये किस काम में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। which kind of the respiratory gases? Like you have the carbon dioxide, you have the oxygen, so these are basically the respiratory gases. Now when you look at the option A, B and C, D, A option में A है 12 to 16 ग्राम, B है 100 ml, C है respiratory gases. Now that is the correct option because when you look at the option B, तो B में बेटा A दिया है 6 to 8 ग्राम जो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है और वो हेल्दी पर्सन में पॉसिबल नहीं है। C आपको दिया है 7 to 10 ग्राम, अगेन बहुत कम हीमोग्लोबिन है। D है 16 to 20, इट इज़ मोर देन नॉर्मल। तो बी ऑप्शन, सी और डी आपके पास इनकरेक्ट हैं। जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट विल बी द ए ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू विच 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास है कि ल्यूकोसाइट आर कलरलेस। ल्यूकोसाइट कलरलेस क्यों होते हैं? ल्यूकोसाइट बेसिकली बेटा नाम है WBC का, जिनको नाम दिया जाता है वाइट ब्लड सेल। दीज आर द टाइप ऑफ द ब्लड सेल। और ल्यूको जो वर्ड यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस तो समझ जाओ, अगर आप इनको कलरलेस बोलोगे तो इसका मतलब क्या है? कलरलेस का मतलब है कि इनके पास पिगमेंट नहीं होता है, देयर इज नो पिगमेंट। नॉर्मली जब आप ब्लड सेल की बात करते हो तो आप आरबीसी पढ़ते हो। आरबीसी आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल बिकॉज दे कंटेन अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट WBC, दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल बेटा। तो वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं, इनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैक ऑफ वाटर, क्लियर। बी ऑप्शन है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ अ वाइट पिगमेंट। डी ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन। ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द बी, देयर इज नो हीमोग्लोबिन, देयर इज नो पिगमेंट, दैट इज वाई द कलर अपीयर्स टू बी वाइट एंड दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 इज द बी, जिसके अकॉर्डिंग पिगमेंट एब्सेंट है ल्यूकोसाइट में, सो दे अपीयर कलरलेस।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि जो लिम्फोसाइट हैं विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20 to 25%, दे आर ऑफ द टू मेजर टाइप, इनकी दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, क्लियर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखो इसमें बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट का बेटा मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। किसका प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज का। अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली क्या करता है? किल कर देता है किसी भी जर्म इन्फेक्टेड सेल को, जैसे कि वायरस से इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्टली इसने किल कर दिया। तो समहाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द बी एंड द टी लिम्फोसाइट, तो ये दोनों सेल बेटा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दे प्रोवाइड्स यू द इम्यूनिटी ओवरऑल। अगर आप दोनों की बात करो तो ए ऑप्शन है ब्लड कोएगुलेशन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स। बी ऑप्शन है थिकनेस ऑफ ब्लड, अगेन नॉट द फंक्शन। सी ऑप्शन है इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज द करेक्ट वन। डी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑल ऑफ दीज है बेटा, तो वो नहीं कंसीडर किया जा सकता। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज द सी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग दे बोथ प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी एंड द प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। जो बाइकस्पिड वाल्व आप देखते हो हार्ट के केस में, और इसका सेकंड नेम है मिट्रल वाल्व। अगर बाय चांस कभी नेम चेंज हो गया देन यू शुड रिमेंबर बेटा बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट में? इट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट की कौन सी साइड में मिलेगा? लेफ्ट साइड में। तो अगर आपको ये याद है कि ये लेफ्ट साइड में है तो राइट का तो देखो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है, राइट तो निकाल दो आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द हार्ट, तो जैसे हार्ट के सपोज करो हम यहाँ पर 4 चैम्बर्स बना लेते हैं, ठीक है, दिस चैम्बर इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व है दिस इज नोन एज द बाइकस्पिड वाल्व, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिट्रल वाल्व। Not on the right side, it is on the left side. Clear? तो second option है left auricle and left ventricle. Now that is the correct option because C में लिखा है right auricle and left ventricle. That is wrong option. D is again wrong. So the right option for the question number 9 is the B option कि जो mitral valve है वो heart के left side पे है between the left auricle and left ventricle. क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है व्हाट विल हैपन इफ ए RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू अ RH पॉजिटिव पर्सन। बाई चांस सपोज करो आपके पास एक पर्सन है, उस पर्सन का बेटा जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसके ब्लड में RH एंटीजन जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है। अब उसका जो ब्लड है वो हमने मिक्स कर दिया विद द RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इस ब्लड में RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। तो जब ये वाला ब्लड इस पर्सन की बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली एक तरीके से आप एंटीजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी में, समझ रहे हो, आप एंटीजन डाल रहे हो। कोई एंटीजन अगर बाहर से आपकी बॉडी में जाता है तो इट विल ट्रिगर द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन। तो डेफिनेटली पर्सन का जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट द एंटीजन ताकि वो एंटीजन को खत्म कर सके। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए फॉरेन बॉडी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटीजन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एंटीजन नहीं बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव RH एंटीजन कैंसल आउट ईच अदर, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। नथिंग विल हैपन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। होगा क्या? डी ऑप्शन आपके पास है। डी ऑप्शन में बेटा एंटीबॉडीज बनेंगे। आपके पास सपोज करो RH नेगेटिव है, आपके पास RH एंटीजन नहीं है, आपको पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया तो आप में एंटर हो गया एंटीजन। तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज, ताकि वो एंटीजन को किल कर सके। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज बेसिकली द डी ऑप्शन। तो इस वजह से हमारे पास हो सकती है RH इनकम्पैटिबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का आपने एग्जाम्पल देना है। तो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हमें दो केसेस में देखने को मिलती है। एक तो अगर जिस टाइम पे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उस टाइम पे हमें आर एच एंटीजन भी मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल मैच है वो कौन सा मैच है? बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल मैच है अगर मदर आपके पास आर एच नेगेटिव है और फादर आपके पास आर एच पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में इसको इनकम्पैटिबल मैच बोला जाता है बिकॉज मदर इज आर एच नेगेटिव। सो अगर मदर ने एक ऐसे चाइल्ड को कैरी किया, द चाइल्ड विच इज हैविंग आर एच पॉजिटिव ब्लड, तो इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन आपके पास है, मदर आर एच नेगेटिव, फादर आर एच पॉजिटिव, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। बी सी डी नहीं है। इनकम्पैटिबल मैच कौन सा माना जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें कि मदर आपके पास आर एच नेगेटिव है और फादर इज आर एच पॉजिटिव। So the right answer for the question number 11 is A option, जिसमें हो सकता है RH incompatibility, which can lead to the death of the fetus also. Question number 12 आपके पास है erythroblastosis fetalis is a disease in which, erythroblastosis fetalis जो disease है उसमें basically होता क्या है? सबसे पहले तो जो अरिथ्रो वर्ड है इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द आरबीसी। आप नाम का मतलब समझो, इसी में आपको आंसर पता लग जाएगा। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है बर्स्ट, मतलब आरबीसी का टूटना, फटना। फेटालिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फीटस, यानी कि फीटस के आरबीसी का टूटना। तो फीटस की बात हो रही है बेटा, ठीक है, फीटस की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन में देखो एडल्ट लिखा है तो कट कर दो, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन में लिखा है फीटस, fetus do not survive due to the erythrocyte blast. Now that is the correct option, because when you look at the option number C, fetus suffering from the blood cancer, blood cancer is not related with the erythroblastosis बेटा, उसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डी ऑप्शन है fetus have the severe anemia and jaundice, जो fetus है उसमें severe anemia and jaundice आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इस केस में ज़्यादातर देखा गया है कि फीटस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके आरबीसी टूट जाते हैं, बिकॉज देयर इज आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपके पास होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच इज बेसिकली ड्यू टू आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ हस्बैंड इज आर एच पॉजिटिव एंड वाइफ इज आर एच नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन। तो सेम केस हमारे पास है कि वाइफ जो है यानी कि मदर हमारे पास आर एच नेगेटिव है और जो हस्बैंड है यानी कि जो फादर है बेटा वो हमारे पास आर एच पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों केसेस को हम यहाँ पर देखें, दिस इज अ बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल मैच, क्योंकि इसमें आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहला ऑप्शन है नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट चाइल्ड। नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब ये मदर फर्स्ट टाइम बेटा कंसीव करती है और अगर इनका फर्स्ट चाइल्ड सपोज करो आर एच पॉजिटिव होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज अभी तक नहीं बने हैं। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड चाइल्ड वुड हैव एनीमिया, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये भी क्लियर है। दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके बर्थ के टाइम पे मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिस वजह से मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना के रख लेगी, स्टोर कर लेगी। अब सेकंड चाइल्ड अगर फिर से आर एच पॉजिटिव हुआ तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेफिनेटली बेटा एंटीबॉडीज पहले से तैयार है मदर की बॉडी में, ठीक है। सी ऑप्शन है सेकंड चाइल्ड वुड बी नॉर्मल, ऐसा तो हो नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम होगी जरूर। डी ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी। नाउ दैट इज द करेक्ट वन, कि पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सेकंड चाइल्ड विल बी सफर फ्रॉम द सिवियर अनीमिया विच यू कैन से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा दैट विल बी द डी, विच इज ड्यू टू अगेन आर एच इनकम्पैटिबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है सब्सिक्वेंट नॉर्मल प्रेगनेंसीज ऑफ RH हस्बैंड एंड RH नेगेटिव वाइफ कुड बी पॉसिबल। अगर हम देखें कि मदर यानी कि जो वाइफ है वो RH नेगेटिव है, फादर यानी कि हस्बैंड जो है वो RH पॉजिटिव है, वैसे तो देखो ये बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल मैच है, ठीक है, लेकिन इस मैच में भी प्रेगनेंसी नॉर्मल पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सकती है वो बताना है हमने। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिंग द anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर कि जब मदर के फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होगा तो विद इन 72 आवर्स ऑफ द फर्स्ट बर्थ इमीडिएट मदर को इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन का नाम है रोगम। रोगम इज द नेम ऑफ द इंजेक्शन जो मदर को इमीडिएट दे दिया जाता है, जो कि हेल्प करता है एंटीबॉडीज को खत्म करने में ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड टू द सेकेंड बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ, लिविंग anti-RH एंटीबॉडी टू द सेकेंड बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, सो द राइट ऑप्शन इज द ए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन कि विद इन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड 72 आवर्स के अंदर अंदर मदर को ये इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो खत्म हो जाएं और सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट विल हैपन इफ अ RH नेगेटिव पर्सन डोनेट ब्लड टू अ RH पॉजिटिव पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास एक RH नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, तो उसने काम करना है डोनर का, यानी कि वो डोनेट करेगा, और यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है जो कि RH पॉजिटिव है बेटा, वो यहाँ पर काम कर रहा है रिसिपिएंट का, क्योंकि वो ब्लड रिसीव कर रहा है डोनर से। डोनर इज नेगेटिव, रिसिपिएंट इज पॉजिटिव। तो डोनर ने अगर ब्लड रिसिपिएंट को दिया तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एंटीजन तो है नहीं, देयर इज नो एंटीजन, ठीक है, देयर इज नो एंटीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन है RH नेगेटिव पर्सन विल डाई। अब RH नेगेटिव क्यों मरेगा, उसने तो ब्लड दे दिया ना, तो ये ऑप्शन कंपैटिबल नहीं है। RH पॉजिटिव पर्सन विल डाई, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब ये ब्लड RH पॉजिटिव को दिया जाएगा तो उसमें कोई एंटीजन है नहीं है, अगर आप सिर्फ RH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। थर्ड ऑप्शन है नथिंग विल हैपन टू बोथ, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, दोनों को कुछ नहीं होगा। RH नेगेटिव विल लिव एंड RH नेगेटिव पॉजिटिव वुड डाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। बेसिकली RH नेगेटिव का ब्लड जा रहा है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू RH एंटीजन देखें तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव में जाएगा तो कोई हार्म नहीं है क्योंकि उसमें एंटीजन टोटली एब्सेंट है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन, जिसमें कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू द बोथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन डायग्राम डिपिक्ट द सर्कुलेशन इन विच एनिमल। अब आप सर्कुलेशन को बेटा अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले है बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को दे दिया जाता है, हार्ट उसको पंप करता है गिल्स के पास और गिल्स उस ब्लड को करते हैं ऑक्सीजनेट और वापस से जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स को दे दिया जाता है। अब पहली बात, अगर यहाँ पर गिल्स इन्वॉल्व है बेटा तो नाम क्या दिया जाता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली आप इसको क्या बोलते हो, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्योंकि गिल्स इन्वॉल्व है ना इसमें, ठीक है। और हार्ट में जो ब्लड निकलेगा वो सिंगल टाइम निकलेगा, सो इट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए ना यहाँ पर, सिंगल सर्कुलेशन एंड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। मैमल्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेटा मैमल्स में लंग्स होते हैं, गया। रेप्टाइल्स में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस में कॉमन होता है स्किन, उसके बाद आते हैं मेन आपके लंग्स। तो बचा हमारे पास फिश। फिश के केस में डेफिनेटली क्या होते हैं, गिल्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 इज द ए ऑप्शन, जिसमें कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होगा एंड देयर विल बी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, दैट इज थ्रू द गिल्स। पॉइंट इज क्लियर, गिल्स के थ्रू होगा जिसमें कि ब्लड एक ही बार हार्ट से पास आउट होता है, बार बार नहीं होगा, जस्ट वन टाइम इट विल बी पास थ्रू द हार्ट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. इन द रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे हैव व्हाट. देखो बेटा, सबसे पहली बात अगर मैं रेप्टाइल्स की करूं या फिर मैं यहाँ पर बात करूं एम्फीबियंस की जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, दोनों के केस में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन ये है कि दोनों के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है. अब मैं 3 चैम्बर्ड की बात करूं तो 2 ऑरिकल हैं, 1 वेंट्रिकल है, यानी कि वेंट्रिकल में सेपरेशन नहीं है, वेंट्रिकल सिंगल एक चैम्बर है. तो अगर आप इनके हार्ट का जस्ट एक पिक्चर यहाँ पर कंसीडर करो कि जैसे ये सपोज हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, और इसमें व्हाट इज हैपनिंग, अभी हम यहाँ पर चैम्बर आपको बना के बता देते हैं. ये सपोज करो बेटा राइट ऑरिकल है, ये हमारा राइट लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये अकेला नीचे वेंट्रिकल है. अब राइट ऑरिकल में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो भी वेंट्रिकल में जाएगा. तो वेंट्रिकल में ब्लड की क्या हो गई, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होगी. ब्लड क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया, दोनों तरह का ब्लड विल बिकम मिक्स. क्लियर? क्योंकि क्लियर कट सेपरेशन नहीं है किसका, वेंट्रिकल का. वेंट्रिकल इज नॉट क्लियर कट सेपरेटेड, दैट इज व्हाई देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड. तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 एट्रियम, not the right answer. 1 ventricle, that is the correct option. 2 atria, there is no. D 2 ventricle, no. क्योंकि इनके पास एक ही वेंट्रिकल है, इसी वजह से ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ब्लड सेपरेट नहीं रह पाता है. तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसमें ब्लड की हो गई इंटरमिक्सिंग क्योंकि वेंट्रिकल सेपरेटेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना है आपने. फर्स्ट ऑप्शन है बेटा हार्ट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजन, तो ये गलत है हमारे पास क्योंकि जो हार्ट है वो मीजोडर्मल इन ऑरिजन है. मीजोडर्मल का मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम द मीजोडर्म जर्म लेयर. सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द 2 lungs स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, दैट इज करेक्ट. Heart is a double walled membranous bag, again correct. Human heart has 2 arteria, 2 ventricle, obviously the heart is complete 4 chambered, again correct. तो incorrect आपके पास कौन सा बना, A. तो 18 का आंसर हमारे पास आता है A ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग हार्ट जो है वो मीजोडर्मल इन ऑरिजन है, नॉट एंडोडर्मल, सो इट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन. तो बेटा ट्राई के लिए याद रखो, ट्राई होता है राइट साइड में, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट. क्लियर? सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही. देन राइट एंड लेफ्ट, रॉन्ग. Right and left, again wrong, and this is left atrium and right ventricle, again wrong, because tricuspid is always on the right side of the heart. You have to remember this. So right atrium and right ventricle के बीच में होगा. So the right option for the question number 19 is the A, that is right atrium and the right ventricle, जहाँ पर हमें मिलता है tricuspid valve. क्वेश्चन नंबर 920 हमारे पास है, द वाल्व विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द वेंट्रिकल. अगर आपने राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड भेजना है, जैसे कि सपोज राइट वेंट्रिकल में भेजना है, या फिर आपने जो ब्लड है बेटा वो वेंट्रिकल से निकालना है और पल्मोनरी आर्टरी में डालना है. पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यानी कि हम यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकाल के पल्मोनरी आर्टरी में डालेंगे. तो जो वेल्व होगा वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा. तो यहाँ पर उस वेल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है. एक बार निकल गया, बाहर चला गया तो वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ तो हो गया सेमी ल्यूनर वेल्व. और अगर हम राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड है बेटा, तो राइट साइड में कौन सा वेल्व बताया था, ट्राइकस्पिड. कौन सा था, ट्राइकस्पिड. सो सी ऑप्शन में देखो, फर्स्ट सेमील्यूनर, सेकेंड ट्राइकस्पिड. अब ए में लिखा है एवी, ये गलत है, पहले सेमील्यूनर आएगा. बी रॉन्ग,
डी रॉन्ग। तो कौन सा है? सेमी ल्यूनर वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन आपके पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग राइट साइड में वी हैव द सेमी ल्यूनर एंड वी हैव द ट्राइकस्पिड वेल्व। क्वेश्चन नंबर 21, विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट। बॉडी पार्ट से हार्ट को देना है बेटा, तो सीधी सी बात है, अगर आप बॉडी पार्ट से हार्ट को देना चाहते हो तो कौन सा ब्लड दोगे? ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ही दोगे। हार्ट विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ना, ठीक है, तभी तो उसको ऑक्सीजनेट करेगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में कौन सी वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं? वेन्स। वेन्स ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन कैपिलरीज है, नहीं है। बी ऑप्शन में वेन्स है, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर मैं आर्टरीज की बात करूं तो आर्टरीज बेटा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। So the right answer for the question number 21 is the B option, that is the veins. Clear? Because they always carry the deoxygenated blood except the pulmonary veins. Question number 22 आपके पास है, SA node is located in. SA node कहाँ located है? अब अगर आप एक बार बेटा हार्ट का डायग्राम वापस यहाँ पर चेक करके देखो तो लुक एट द डायग्राम ऑफ द हार्ट। ठीक है, एसए नोड की अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ कहीं आपके पास होती है एसए नोड। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एसए नोड, जिसको नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है, नेचुरल पेस मेकर। और आप ध्यान से देखो ये चैम्बर कौन सा है बेटा? ये चैम्बर आपके पास है राइट ऑरिकल। क्या है ये चैम्बर आपका? राइट ऑरिकल। ठीक है, तो राइट ऑरिकल के ऊपर की तरफ है, अपर साइड पे, लोअर साइड पे नहीं है, अपर साइड पे है, समझे? तो पहले तो आप अपनी ऑप्शन में ना राइट ऑरिकल यानी कि राइट एट्रियम ढूंढो जरा, कहां पर है। लेफ्ट की तो हमने बात ही नहीं करनी है, यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लेफ्ट एट्रियम, गलत। बी ऑप्शन में लेफ्ट एट्रियम, गलत। बस लेफ्ट एट्रियम तो पॉसिबल ही नहीं है, होता ही वो राइट में है। सी ऑप्शन में राइट एट्रियम लिखा है लेकिन लिखा है लोअर लेटरल वॉल, लोअर मतलब नीचे की तरफ, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर कॉर्नर। तो करेक्ट आंसर इज द डी, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22 इज द डी ऑप्शन, कि जो एसए नोड है वो राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में सिचुएटेड है एंड इट इज कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 23 में एसए नोड जनरेट द इम्पल्स, एंड ऑब्वियसली बेटा जो एसए नोड है आप उसको नेचुरल पेस मेकर बोलते हो क्योंकि वो स्टिमुलस और इम्पल्स जनरेट करती है अपने आप, नेचुरल पेस मेकर। और जितनी इम्पल्स वो जनरेट करती है दैट इज इक्वल टू द हार्ट बीट रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक मिनट में इट जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। So what is the heartbeat of an organism? It is again 70 to 75, average आप लेके चलते हो 72. So the right option for the question number 23rd is the A option, because B में है 50 to 55, wrong. 100 to 150, it's a very high rate of heartbeat, not possible. 35 to 40 बहुत कम है, again not possible. तो ऐसे नोड एक मिनट में कितनी इम्पल्स जनरेट करती है? 70 to 75. क्वेश्चन नंबर 24 है, बंडल ऑफ हिस कैन बी नेम्ड एज अ मस्क्यूलर टिश्यू विच इज फाउंड बिटवीन। तो अगेन एक बार फिर से डायग्राम चेक कर लेते हैं हार्ट का बेटा। बंडल ऑफ हिस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज करो एसए नोड है, उसी के नीचे आपको मिलेगा एवी नोड। एवी नोड से निकलता है बंडल ऑफ मसल फाइबर जो नीचे वेंट्रिकल की तरफ जाते हुए डिवाइड कर जाता है दो ब्रांचेस में। वन ब्रांच गोज टू द राइट वेंट्रिकल, अनदर ब्रांच गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ दिस बंडल ऑफ मसल फाइबर इज एक्चुअली नोन एज द बंडल ऑफ हिस। क्या बोला जाता है इसको? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस आपको किसके बिटवीन मिलता है? पहले बोलते वेंट्रिकल, सेकंड है इंटर आर्ट्रियल ग्रूव। आर्ट्रिया का ऑप्शन तो निकाल ही दो क्योंकि बंडल ऑफ हिस होता ही वेंट्रिकल में है, क्लियर।
फोर्थ ऑप्शन है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज नॉट द ऑप्शन। ये बेसिकली सेप्टम है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो डायग्राम में बेटा बिल्कुल क्लियर है कि जो बंडल ऑफ हिज है वो हार्ट के कौन से हिस्से में आपको मिलेगा, डेफिनेटली वेंट्रिकल्स में मिलेगा। वेंट्रिकल्स में क्या मिलेगा, बंडल ऑफ हिज विच इज बेसिकली अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। कौन से मसल्स की मॉडिफिकेशन है, कार्डियक मसल। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24 इज ए, that is ventricle which contain the bundle of his, that is in the left and the right ventricle. 25th नंबर क्वेश्चन है परकिंजी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। परकिंजी फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पहले परकिंजी फाइबर भी देख लो क्या है। बंडल ऑफ हिस की जो दो ब्रांचेस हैं जिसमें से एक बेटा लेफ्ट है और दूसरी सपोज राइट की तरफ है। अब क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक, ठीक है, तो हमें वो स्टिमुलस वेंट्रिकल में डीप पेनिट्रेट करवाना है। तो बंडल ऑफ हिज जो है वो शॉर्ट ब्रांचेस देती है जो बहुत ही पतली हैं, दे पेनिट्रेट डीप इनटू द वेंट्रिकल, तभी तो जो स्टिमुलस है वो पूरे वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो शॉर्ट ब्रांचेस आपके पास है इनको नाम दिया जाता है पुर्किंजी फाइबर्स। क्या बोला जाता है इनको, पुर्किंजी फाइबर्स। तो पूछा गया है कि पुर्किंजी फाइबर कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल वाला ऑप्शन तो निकाल दो बेटा क्योंकि ऑरिकल में पुर्किंजी फाइबर्स नहीं होते हैं। ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, बच्चा सी एंड डी। अब सी डी में अगर आप डी देखो तो एसए नोड है, इट डू नॉट कंटेन द पुर्किंजी फाइबर। सी बचा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का मतलब होता है वेंट्रिकल की वॉल जिसमें है कार्डियक मसल एंड दे आर सप्लाइड विद द पुर्किंजी फाइबर्स। तो 25th नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज अ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम which contain Purkinje fibers. Then we have the question number 26 beta, the correct route through which the pulse making impulse travel in the heart. अब आपको पता है अगर हार्ट में हम नेचुरल पेस मेकर की बात करें तो नेचुरल पेस मेकर आपका एसए नोड है जो कि इम्पल्स जनरेट करेगा। तो जो इम्पल्स एसए नोड से जनरेट होगी वो हार्ट में ट्रेवल कैसे करती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे नोड से अगर हम डायग्रामेटिकली आपको सीक्वेंस यहाँ पर बना के बताएं विच विल बी वेरी क्लियर टू यू। ये सपोज करो बेटा ऐसे नोड है, उसके नीचे ये है हमारा एवी नोड, ठीक है, जिसको पेस सेटर बोला जाता है। एवी से निकला बंडल ऑफ हिस जो कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया एंड बंडल ऑफ हिस अगेन डिवाइडेड इनटू द पुर्किंजे फाइबर। बस हो गया सीक्वेंस। सबसे पहले आएगा एसए नोड, देन यू हैव एवी नोड, then bundle of his, then Purkinje fiber and finally into the heart muscle. So the right option is B. अगर आप A की बात करो तो A में बेटा Purkinje fiber पहले आ गए हैं तो वो वैसे ही गलत हो गया। C में इन्होंने AV नोड पहले कर दिया तो इनके हिसाब से AV इज द पेस मेकर जो कि गलत है। D में अगेन AV सबसे पहले है, अगेन इट इज अ रॉन्ग वन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा दैट विल बी द B1 की एसए नोड इज द नेचुरल पेस मेकर बिकॉज इट प्रोड्यूस द इम्पल्स 70 to 75 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 है पेस मेकर इज व्हाट। पेस मेकर आपके पास क्या है। पेस मेकर हम बोलते हैं एसए नोड को क्योंकि एसए नोड जनरेट करता है इम्पल्स विच आर 70 to 75 पर मिनट एंड दैट इज वाई एसए नोड इज कॉल्ड द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो सीधी सी बात है डी ऑप्शन एसए नोड दैट प्रोवाइड इम्पल्स फॉर द हार्ट बीट बिकॉज पेस मेकर इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप हार्ट बीट को मेजर करो। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द पल्स रेट अगेन रॉन्ग। एवी नोड को पेसमेकर नहीं बोला जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द D1 की जो पेसमेकर है वो कौन सा है, एसए नोड विच प्रोड्यूस द इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है आर्टिफिशियल पेसमेकर इज ग्राफ्टेड एट द प्लेस ऑफ। समटाइम क्या होता है बेटा लोगों में जो नेचुरल पेसमेकर है यानी कि जो एसए नोड है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द ब्लड सर्कुलेशन, मे बी ड्यू टू सम इंजरी इन द हार्ट। तो ऐसे नोड अगर डैमेज हो गया तो मतलब आपका नेचुरल पेसमेकर तो निकल गया,
ठीक है, तो नेचुरल पेसमेकर की जगह आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा ताकि जो आपके हार्ट की बीट्स हैं वो रेगुलर बनी रहें और कार्डिक साइकिल आपका ऑपरेट होता रहे। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? जहां आपका नेचुरल पेसमेकर है बिल्कुल उसके साथ। तो राइट ऑप्शन इज द सी, दैट इज SA node, which is also called the sinoatrial node because it is the natural pacemaker। तो इसी की जगह पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन, जहां पर SA नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर है और वो डैमेज हो जाए तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल पेसमेकर। 29 में है व्हाट हैपन व्हेन द पेसमेकर्स बिकम नॉन फंक्शनल। अब आप देखो कि जो आपका नेचुरल पेसमेकर है वो SA नोड है और उसी ने ही काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया तो सीधी सी बात है बेटा, कोई इम्पल्स आपका जनरेट नहीं होगा, यानी कि हार्ट में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आप देखते हो देयर विल बी नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड को। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लिखते हैं कि ओनली द ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, इट इज नॉट पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्शन पूरे हार्ट का रुक जाएगा क्योंकि मसल काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इम्पल्स। ठीक है, कार्डिक मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमिकली एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब ऐसे नोड ही नहीं काम करेगा तो वेंट्रिकल को इम्पल्स कौन देगा? कार्डिक मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर पेसमेकर काम नहीं कर रहा तो मसल भी काम नहीं करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा हार्ट है वो काम नहीं करेगा क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन व्हेन। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो कब खुलते हैं? बेसिकली बेटा ये तब खुलेंगे जब राइट ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और प्लस लेफ्ट ऑरिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो दोनों एट्रिया हैं दोनों एट्रिया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बेटा एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। तो ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से निकल के कहाँ चला गया? नीचे वेंट्रिकल में। अब इसमें अगर आप कार्डिक साइकिल की बात करो तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ब्लड है वो दोनों वेंट्रिकल में पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यही ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाता है एओर्टा में। दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इज देयर ना। तो जब ये ब्लड बेटा वेंट्रिकल से निकल के बाहर चला गया तो उसके बाद प्रेशर गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हार्ट चला जाता है डायास्टोलिक स्टेज में। डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इतना प्रेशर गिरेगा तो डेफिनेटली ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड द वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ से ब्लड यहाँ नहीं आ सकता। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड द वीना केवा फ्लो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली इनटू। क्लियर? देन उसके बाद ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड द वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम रिस्पेक्टिवली। एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द। पहले तो ऑक्सीजन वाला तो ऑप्शन ही कट कर दो क्योंकि हमने बात करनी है ब्लड के फ्लो की। तो जब आपका हार्ट बेटा जॉइंट डायास्टोल स्टेज में होता है जिसमें कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा, उस टाइम पे दोनों ऑरिकल्स में ब्लड भरता है। राइट में ब्लड लेके आती हैं पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट में लेके आती हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, जिसके थ्रू फाइनली ऑरिकल्स आर फुली फिल्ड विद द ब्लड। अब वो भर जाएंगे तो डेफिनेटली प्रेशर भी और ज़्यादा गिरेगा। तो प्रेशर गिरने की वजह से जो दोनों वेल्व हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाएंगे तो ब्लड जो है वो पैसिवली फ्लो कर जाएगा इनटू द वेंट्रिकल विच इज़ कॉल्ड पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है
वो आता है दैट इज ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड द वीना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली. सो 30th नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्लियर. तो ये ज्वाइंट डायस्टोल का स्टेज है जहां पर एक्चुअल में वेल्व एकदम से ओपन हो जाते हैं प्रेशर गिरने से. 31 नंबर क्वेश्चन है कार्डिक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट अकर इन. कार्डिक साइकिल जो है दैट इज वन कार्डियक साइकिल इज एक्चुअली इक्वल टू वन हार्ट बीट. वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट. क्लियर. और यू कैन से वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू टू हार्ट साउंड. दो हार्ट साउंड एक कार्डिक साइकिल में बनती है. वन इज लब, अनदर इज डब. तो लब एंड डब दो हार्ट साउंड हैं जो कि हमें एक कार्डिक साइकिल में सुनाई देती हैं, लेकिन हार्ट बीट कितनी है? एक. साउंड कितनी है? दो. साउंड को बीट से कंफ्यूज नहीं करना. साउंड दो सुनाई देंगी लेकिन बीट एक ही होगी, बिकॉज वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट. सो द राइट ऑप्शन इज ए. तो 31 का जो सही ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द ए, जिसमें वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट. क्लियर. 32 में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल का बेटा ड्यूरेशन बताना है तो ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए. कार्डिक साइकिल में देखो तीन स्टेजेस हैं. एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड तक चलेगा. वेंट्रिकल सिस्टोल है 0.3 सेकेंड तक चलेगा. जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड तक चलेगा. तो टोटल ड्यूरेशन चेक कर लो कितना हो गया? 0.8 सेकेंड. सो द राइट आंसर इज द बी, हैविंग 0.8 सेकेंड. तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास है दैट इज द बी ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू विच कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड फॉर वन कार्डिक साइकिल. 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एट्रियल डायस्टोल टेक्स प्लेस व्हेन. अब एट्रियल डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया. तो जब एट्रिया रिलैक्स करेंगे दे आर कंटिन्यूसली फिलिंग विद ब्लड. ऐसा नहीं है कि अगर रिलैक्स करेंगे तो उनमें ब्लड नहीं आएगा. ब्लड आएगा उनमें. कैसे आएगा? राइट एट्रियम इज फिल्ड विद द ब्लड, लेफ्ट एट्रियम इज फिल्ड विद द ब्लड, both the atriums are filled with the blood. Now that is the right option. Whether you talk about the right auricle or you talk about the left auricle, दोनों में बेटा blood आएगा. इसमें जो आएगा वो deoxygenated होगा और left वाले में oxygenated होगा. But both will be filled with the blood बराबर से. तो the right option for the question number 33 is the C option. क्लियर. जिसके अकॉर्डिंग दोनों ऑरिकल्स विल बी कंटिन्यूअसली फिल्ड विद ब्लड इवन इन द रिलैक्स स्टेज. 34 में लिखा है व्हेन टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड रिजल्ट इन द ब्लड पंपिंग इनटू द वेंट्रिकल दिस इज नोन एज व्हाट. तो जब दोनों एट्रिया यानी कि राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज को सिस्टोल बोला जाता है, विच for 0.1 second. So the right option is the B, that is called atrial systole. Clear. Diastole का मतलब होता है relaxation, तो वो गलत हो गया. वेंट्रिकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात ही बेटा ऑरिकल्स की कर रहे हैं या एट्रिया की. So the right answer for the question number 34 is the B, that is the systole, which is known as contraction for 0.1 second. 35 में है लीकेज और द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम डैश इज प्रिवेंटेड बाय द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व. सो फिल इन द ब्लैंक. पहली बात तो बेटा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व हैं जिनको एवी वेल्व बोला जाता है, इसमें दोनों आते हैं. इसमें आपका ट्राइकस्पिड भी आएगा, बाइकस्पिड भी आएगा, दोनों को मिला के नाम दिया जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व. तो ये बैकफ्लो को रोकते हैं. बैकफ्लो को रोकते हैं. कहाँ से कहाँ रोकते हैं? ये बेसिकली बैकफ्लो को रोकते हैं फ्रॉम द, जैसे ये सपोज करो हम हार्ट बना लेते हैं, ठीक है. दिस इज द राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं आना चाहिए, ये रोकना है. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड एट्रिया में नहीं आना चाहिए. ये देखने का काम किसका है? एवी वेल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व. क्लियर. तो यू कैन से
कि जो हमारे पास मेन यहाँ पर आता है राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, यहाँ से यहाँ, इसको रोकने का काम है इनका। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। 36 है चूज द इनकरेक्ट पेयर। आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इनकरेक्ट पेयर में सबसे पहले डब आता है। डब बेसिकली बेटा सेकंड हार्ड साउंड है और सामने लिखा है ओपनिंग ऑफ द सेमीलूनर वेल्व। कभी भी देखो अगर हार्ड साउंड बनती है तो वो वेल्व की क्लोजिंग से बनती है, बंद होने से, खुलने से नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये गलत है। लब के सामने लिखा है शार्प क्लोजर ऑफ एवी वेल्व, नाउ दैट इज अ करेक्ट वन। इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट, तो वो जाता है एवी नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट बीट, क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये भी क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी स्पेशली कौन सा लेती है, डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स के पास। तो इनकरेक्ट पेयर आपने बताना है, तो इनकरेक्ट पेयर आपके पास हो जाता है ए। तो 36 का करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, जिसमें डब के सामने लिखा है ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर वेल्व, विच इज इनकरेक्ट, इट इज द क्लोजिंग। 37 में है ईसीजी। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ। तो ईसीजी में हम पर्सन की हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो एक्चुअल में बेटा ईसीजी में जो चीज़ मेजर करी जाती है वो रेट ऑफ हार्ट बीट मेजर करा जाता है, 1 मिनट में कितना आता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप नहीं पंप करोगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मेजर होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी नहीं होगा, इट इज़ एक्चुअली काउंटिंग द नंबर ऑफ हार्ट बीट, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ईसीजी। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, विच एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ गिवन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। 38 में है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसको बोला जाता है, तो डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन आती है। एक आपके पास आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसका मेन काम होता है ब्लड को ऑक्सीजनेट करो, और एक आता है बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसका मेन काम होता है ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लियर। तो सबसे पहला है पैसेज ऑफ द ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू द सेम वे। सेम वे में नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है, गलत। पैसेज ऑफ द ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू द यूनिक वे, यूनिक वे नहीं है। पैसेज ऑफ द ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू द सेपरेट वे, नाउ दैट इज अ करेक्ट वन। सेपरेट है क्योंकि एक पल्मोनरी है, दूसरा सिस्टमिक है, चारों के चारों चैम्बर कंप्लीटली सेपरेटेड है। तो 38 का जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन सी, ठीक है, जिसके थ्रू दोनों ब्लड क्या रहेंगे, कंप्लीटली सेपरेटेड एंड देयर इज नो mixing of blood. Then we have the 39 number question, systemic circulation. अब सिस्टमिक में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जिसमें हमारा मेन मोटिव है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बॉडी पार्ट्स को, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा हार्ट के बेटा लेफ्ट साइड का, क्योंकि लेफ्ट साइड कंटेन विच टाइप ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट को आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि बेटा राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हम पढ़ रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, राइट वेंट्रिकल लिखा है, कट कर दो, निकाल दो बी ऑप्शन, वो आपका आंसर हो भी नहीं सकता। बचा ए, सी और डी। अब ए पे आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से बोलते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल के सामने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल, योर लेफ्ट साइड कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सी ऑप्शन पे आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल के सामने फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस इसको भी गलत कर दो, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया, ए गया, बी गया, सी गया, बचा क्या, डी। डी को चेक करो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और वो टिश्यू को गया, बॉडी टिश्यू ने ब्लड यूज किया, ऑक्सीजन यूज करी, वो डीऑक्सीजनेट हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमने हार्ट को दे दिया, कौन से पार्ट को, राइट ऑरिकल को। दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड between the heart and the body parts, you can say between the heart and the body parts, इसमें lungs का रोल नहीं है। So the correct option for the question number 39 is D option,
क्लियर, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा किसके बीच में, बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी पार्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। 48 नंबर क्वेश्चन है, राइट एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम। राइट एट्रियम को बेटा ब्लड किससे मिलता है, तो राइट एट्रियम पहली बात कौन सा ब्लड रिसीव करती है, पहले तो वो देख लो। ऑब्वियसली इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से रिसीव करेगा, डेफिनेटली बेटा बॉडी पार्ट से रिसीव करेगा, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में कौन लेके आता है, ये लेके आते हैं हमारे पास दैट इज वीना कावा, जिनको बेटा ब्लड वेसल बोला जाता है, जो बड़े साइज की, बड़े डायमीटर की ब्लड वेसल्स हैं। एक है इंफीरियर वीना कावा, जो कि बॉडी के लोअर हिस्से से ब्लड कलेक्ट करेगा। सुपीरियर वीना कावा, जो कि ब्लड के अपर हिस्से से करेगा, जो कि हार्ट से ऊपर ऊपर है। सो द राइट ऑप्शन इज द डी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा। तो 48th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास है डी, क्योंकि बेटा पल्मोनरी एओर्टा इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट इट इज गोइंग टुवर्ड द लंग्स। पल्मोनरी वेन इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन रॉन्ग। इंफीरियर वीना कावा अकेला नहीं है, लाएगा जरूर, लेकिन उसके साथ सुपीरियर भी है। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 40 इज डी ऑप्शन, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट बेटा आपके पास इनकरेक्ट है, तो देखो इनकरेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द पल्मोनरी ट्रंक विद द लेफ्ट एंड द राइट आर्टरीज आर अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, रिमेंबर, जिसमें आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजोगे फॉर द ऑक्सीजनेशन, तो वो होगा पल्मोनरी ट्रंक विद लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज, ठीक है। एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स को जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, सही है। एओर्टा इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये भी सही है, क्योंकि बेटा एओर्टा कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा इज लोकेटेड बीनीथ द हार्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट, इट इज नॉट बीनीथ द हार्ट, इट इज प्रेजेंट लिटिल ऑन द अपर साइड। नेक्स्ट जो है पल्मोनरी आर्टरी इज लोकेटेड डायरेक्टली बीनीथ द एओर्टा, ये बिल्कुल सही है लोकेशन में, तो इनकरेक्ट हमारे पास बनेगा सी। तो 41 का राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है, सी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग एओर्टा लोकेटेड बीनीथ द हार्ट इज इनकरेक्ट। 42 विच वन इंडिकेट द हाइपरटेंशन और द हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कौन रिप्रेजेंट करता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में जो 120/80 mmHg है बेटा, ये आपका नॉर्मल बीपी का वैल्यू है, दिस इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो डी में आता है, क्योंकि अगर आप बी में देखो तो 130/80 इज लाइक नॉर्मल, 110/70 उल्टा कम हो गया है यहाँ पर, और बचा हमारे पास 140/90, तो अपर वैल्यू भी 120 से ज़्यादा है, लोअर वैल्यू भी 80 से ज़्यादा है। सो दिस इज द केस फॉर द हाई बीपी, और यू कैन से द हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द डी ऑप्शन, विच इज रिप्रेजेंटिंग हाइपरटेंशन। अथीरोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ। अथीरोस्क्लेरोसिस बेसिकली बेटा हमारे पास आती है CAD में। CAD का बेसिकली मतलब हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाती हार्ट मसल्स को। क्यों ब्लॉक हो जाती है, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, या फिर फाइब्रस टिश्यू। तो ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 43 का राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द डी ऑप्शन। इन चीज़ों का अगर डेपोजिशन होता है तो उस वजह से ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, दैट इज नोन एज द अथीरोस्क्लेरोसिस, विच इज अ काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एंजाइना अकर्स ड्यू टू व्हाट? एंजाइना बेसिकली इज चेस्ट पेन। तो ये चेस्ट पेन पेशेंट को तब फील होता है जब उसके हार्ट मसल्स को जो ऑक्सीजन है वो इनफ अमाउंट में नहीं मिलती है।
मतलब द ब्लड विच इज फ्लोइंग टुवर्ड द हार्ट मसल इज नॉट कैरिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं मसल को ऑक्सीजन बहुत कम मिला तो कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से देयर इज अ चेस्ट पेन विच इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, फिर तो बेटा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर सब कुछ मिल रहा है बराबर, है ना। when not enough oxygen is reaching to the heart muscle, now that is the correct statement, क्योंकि बेटा सी में लिखा है deposition of carbohydrate in the artery, ये एंजाइना में नहीं होता है। deposition of the protein ये भी नहीं होता है। तो एंजाइना इज बेसिकली द चेस्ट पेन व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग टू द हार्ट मसल। तो 44 का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर। तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चेस्ट पेन होगा ब्रीदिंग के टाइम पे, क्योंकि मसल खिंचते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट क्वेश्चन, कॉरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू। कॉरोनरी हार्ट डिजीज जो हमें जनरली देखने को मिलती है उसमें अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा किसको, पहला लिखा है हार्ट के वेंट्रिकल्स को, नो। हार्ट के ऑरिकल्स को, नो। हार्ट वॉल्यूम को, नो। इट इज द हार्ट मसल। ऑब्वियसली बेटा हार्ट में जो पंपिंग होती है ब्लड की वो किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो आप, ऑब्वियसली कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो ना। तो जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ब्लड पंप होगा हार्ट से बाहर, फिर वो बॉडी पार्ट्स को जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हार्ट के मसल ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है दे रिक्वायर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर वो ब्लड उनको नहीं मिला तो फिर डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा, मसल डैमेज भी हो सकते हैं। तो इट रिजल्ट इनटू कॉरोनरी हार्ट डिजीज। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर या तो ब्लॉकेज रहता है आर्टरी में जिस वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है, दैट रिजल्ट इनटू द डैमेजिंग ऑफ हार्ट मसल विच कैन कॉजेज द कॉरोनरी हार्ट डिजीज। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के पास फॉर द चैप्टर ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, and these are very important question for the NEET exam. So that's all student, this is for the today lecture, and in the next lecture we will discuss the multiple choice question of the excretory product and elimination. I hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you so much.